जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण पर पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन के बारे में। दोस्तों, हमारी पिछली जो क्लास है वो पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित थी, जिसमें हमने बहुत विस्तार पूर्वक सभी प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों पर बात की और पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स होते हैं उन पर हमने बात की। दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस चैनल पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें पिछली सारी वीडियो अपलोडेड हैं। जाकर के आप एक एक वीडियो को देखिए, बड़ी डिटेलिंग में वीडियो बनाई गई है। कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं पर्यावरणीय प्रदूषण को, जिसमें हमने पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेशन लगा करके आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान कर दी है। तो आप चैनल को जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित सबसे पहले पीवाईक्यू सेशन। और पीवाईक्यू में हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से पीवाईक्यूज हैं जो इस चैप्टर से संबंधित हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बातचीत हमारी। और हमारा आज का पहला पीवाईक्यू है दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री में आया 2005 के अंदर। और क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है परजैविक, बी है प्रतिजैविक, सी है ह्यूमेलिन और डी है एंथ्रोपोजेनिक। तो हमने दोस्तों हमारी क्लास के अंदर पढ़ा था कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोजेनिक हमने क्लास में पढ़ा था। जो लोग रेगुलरली क्लास ले रहे हैं उन लोगों को पता होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया सेम क्वेश्चन है, आप इसको अपने से करके समझिएगा। ऊपर वाले ही क्वेश्चन का जो है कि एक दूसरा प्रकार है, इसमें दूसरे तरीके से वही बात पूछी गई है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है जैव विघटित प्रदूषक कौन से होते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो आसानी से बायोडिग्रेड हो जाते हैं, वो किस तरह के प्रदूषक होते हैं, क्या हो सकता है। तो पारा आप जानते हैं एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और एस्बेस्टस भी अजैव निम्नीकरणीय है। तो आपका ऑप्शन बचता है बी। तो वाहित मल जो है एक जैव विघटित प्रदूषक है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर भी आपका बी ही मेंशन है। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। वही सेम बातें पूछा है, सेम सवाल है, यूपी पीसीएस 2016 में मेंस के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सेम वही बातें पूछा है, आप लोग आराम आराम से वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि दहन मूल स्रोत क्या है। ठीक है, तो कहाँ दहन होगा, कोयला, पेट्रोल, डीजल जब दहन होगा तो वो किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो निश्चित तौर पर सी सही ऑप्शन है, वायु प्रदूषण का एक कारक होंगे ये सब। ठीक है, अब दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक और मानव जनित प्रदूषक, वैसे तो मैंने बहुत आपसे डिटेल में बात की थी, लेकिन आप इसके बारे में इतना समझिए एंथ्रोपोजेनिक के बारे में कि मनुष्यों द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है उसी को हम एंथ्रोपोजेनिक कैटेगरी में रखते हैं। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को हम एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा में रखते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक मुख्यतया मानव जनित प्रदूषक के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं प्रदूषक वो एंथ्रोपोजेनिक की श्रेणी में आते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों द्वारा अपघटन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणों को नियंत्रित करना दोस्तों बहुत हो जाता है कठिन। ठीक है, तो आई होप आपको एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। हम हर प्रदूषक के बारे में इस तरह की बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए हम समय सीमा में रहते हुए ही इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। तो देखिए ऑप्शन में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन लगा दीजिएगा। आईएएस के प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट भी क्वेश्चन जो है कि इसी टॉपिक से है, तो आईएएस 2013 में रिपीट हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक घन द्वारा जो है आपको बहुत डिटेल में प्रदूषण वाले चैप्टर में पढ़ाया है, वो कितना इम्पोर्टेंट जो है एक टर्म है, बहुत जरूरी है, आप लोग जरूर जाकर उसको वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है, कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी यूडीए एलडीए 2006 में आया, ये देखिए पहले, अब जो समीक्षा अधिकारी होती है वो पहले यूपी एलडीए यूडीए के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो अब समीक्षा अधिकारी हो गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं में जो है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। आंसर सही है आपका, यूपीपीसीएस प्री 2018 में आया, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? कौन नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बार बार सवाल पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस 2002 में, और बीपीएससी के 44वें प्री में पूछा गया सन 2000 के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, कौन सी धातु निकलती है? तो सी है लेड, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीजीपीएससी 2015 में पूछा गया। अब देखिए सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, CH4। ठीक है, CH4 इम्पोर्टेंट है। CH4 आप लोग बताइएगा किसका रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? इम्पोर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम क्वेश्चन है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से यूपीपीसी 2013 में भी सवाल आया, 2009 में भी आया, 2000 में भी आया सवाल के अंदर, तो आप समझिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाते हैं, जो सारणी जैसे प्रोवाइड कराई है, तो जैसे कि सारणी को आप लोग मिलकर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। ठीक है, 13वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन सा प्रदूषक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हर साल आ रहे हैं। यूपीपीसीएस प्री 2016 में भी सवाल आया, जबकि 2013 में भी इससे सवाल पूछा जा चुका था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कौन सा है? सेम टू सेम कार्बन मोनोऑक्साइड। यूपीपीसीएस यूपीआरओ 2014 के मेंस में भी ये सवाल पूछा गया, तो कुल मिलाकर के आप कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके यूपीपीसीएस मेंस 2011 में आया था। दोस्तों यूपीपीसीएस अब डिस्क्रिप्टिव होने लगा, यानी कि जीएस जो मेंस में होती है, अब 4 पेपर यूपीएससी की तरह हो गए हैं। इससे पहले 2016 तक 16 या 17 में पैटर्न बदला, जब जीएस मेंस में यूपीपीसीएस में लिखी जाने लगी, नहीं पहले ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय रूप में आती थी। ठीक है दोस्तों, फ्लाई ऐश मैंने आप लोगों को वायु प्रदूषण के दौरान पढ़ाया, बहुत डिटेल में हमने बात की। तो फ्लाई ऐश से सवाल देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2004 में आ चुका है, उसके बाद आगे भी फ्लाई ऐश से सवाल पूछेगा। तो क्या है? प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलने से? तो इम्पोर्टेंट है, कोल, पत्थर के कोयले को जलने से जो है, यानी कि कोल के जलने से फ्लाई ऐश प्राप्त होती है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषक होता है, यूपीपीसीएस 2021 के प्री में पूछा गया, किस तरह का प्रदूषक होता है? तो ताप विद्युत संयंत्रों से ये प्रदूषक निकलता है, फ्लाई ऐश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो है बार बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, फ्लाई ऐश के अंदर सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित जो ताप विद्युत घर होते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म पाउडर से क्या होता है दोस्तों, जीवों में श्वसन संबंधी रोग हो जाता है इसकी वजह से। साथ ही पौधों के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं, जब ये पत्तियों पर जमा होते हैं
तो प्रकाश संश्लेषण को बाधित करते हैं, जो पौधों के भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। मैं आपको बार बार इस क्लासेस के अंदर बताया भी हूँ। दोस्तों, इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदक उपकरणों का प्रयोग करके फ्लाई ऐश को रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैव सूचक का कार्य करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। लाइकेन। ठीक है, यहाँ देखिए सीरियल से आया है और आगे भी लाइकेन से सवाल है। वायु प्रदूषक के जैव सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन्स। देखिए यहाँ यूपीपीसीएस प्री 2019 में लाइकेन से सवाल पूछा गया। तो दोस्तों पीवाईक्यू को आप हल्के में मत लिया करिए, खासकर पीसीएस वगैरह के मामले में, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं पीसीएस के अंदर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, सेम टू सेम। प्रदूषक संकेतक पौधा है कौन? लाइकेन। अब देखिए यूपीपीसीएस के प्री 2015 में भी आ चुका है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2012 में आया। एकदम समझिए कि सीरियल से क्वेश्चन लाइकेन से आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइकेन को रख लीजिएगा, एक सवाल आपका सही हो जाएगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, आपको बताया, ताप विद्युत संयंत्रों से, तो फ्लाई ऐश भी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस प्री 2021 में भी सवाल इससे पूछा गया, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रदूषक युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा जल जो है हो जाती है, कभी कभी कृत्रिम वर्षा भी होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है कौन है? इंडोर रेडान गैस। रेडान गैस इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिट्टी से निकलती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेडान गैस जो है कहां से निकलती है? मिट्टी से निकलती है, इंडोर प्रदूषक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रेडान का सूत्र क्या होता है? आरएन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गैस जो है दोस्तों फेफड़ों का कैंसर और रक्त कैंसर जैसी चीजों के लिए एक कारक के रूप में काम करता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में ये सवाल आपसे पूछा गया। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? बहुत खतरनाक प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये बहुत खतरनाक चीज होती है। सिगरेट का धुआं जो है दोस्तों रसायनों का एक जटिल मिश्रण होता है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। वह अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक भी होता है। आंखों में आपके जो है नाक, कान, गले में आपको दर्द होगी, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या आएगी, अस्थमा और कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म जो है सिगरेट के धुएं से होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सिगरेट से बचाव आवश्यक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल का निम्नलिखित में से किसके घनत्व में मापन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, धुएं के मापन में रिंगलमैन स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये धुएं का क्या है? घनत्व मापता है। ठीक है, फ्रांसीसी प्रोफेसर रहे मैक्सिमिलियन रिंगलमैन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है विकसित किया गया ये रिंगलमैन स्केल, जो कि धुआं का क्या है? घनत्व मापता है। यूपीपीसीएस प्री 2021 में सवाल है, बड़ा शानदार सवाल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा आईएएस 2015 में पूछा गया फ्लाई ऐश सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, क्योंकि मैं फ्लाई ऐश से 3 सवाल अभी तक 2-3 सवाल ले चुका हूँ। मैं आपको पहले ही बताया फ्लाई ऐश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखिए जो भी क्लासेज अभी तक ऑनलाइन की है, मैं दावा तो नहीं कर सकता, देखिए किसी को बहुत दिल की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे जरूर कहते हैं मेरी क्लासेस एकदम जबरदस्त है। अगर आप देख पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी और क्लासेस की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया है वाकई में कंटेंट में बहुत ज्यादा क्वालिटी है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये कंटेंट आपके सामने कराया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संबंध में सवाल है। ऑप्शन पढ़िए तीनों, और तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो आपको जवाब सही लगे ये जो है कि दे दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आप जब फ्लाई ऐश वाला वीडियो देखेंगे हमारा, तो इससे जस्ट पहले है पर्यावरणीय प्रदूषण वाला, उसमें जब फ्लाई ऐश देखेंगे तो दोनों ही ऑप्शन उसमें कंप्लीटली दिए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, देखो
आपका जो है कि निश्चित रूप से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक बेहतरीन विधि नहीं है। तो कौन सी विधि नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर। साइक्लोन मतलब आप जानते हैं, ठीक है। और बाकी सभी जो है वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विधियां हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पढ़ते चलिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सवाल है हमारा, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिचालन करने में साधन क्या? निश्चित रूप से वायुमंडलीय गैसों से किन पर विचार किया जाता है? तो आप जान लीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालने के लिए 8 प्रकार की जो गैसें होती हैं इनको हम यहाँ स्टडी करते हैं। इसके बाद जो है कि इन गैसों को हम जो है से पता लगाते हैं कि क्षेत्र की एयर क्वालिटी क्या है। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को ध्यान में रखना है। सवाल का जवाब है बी, 2, 3 और 4। तो 2 है कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 है नाइट्रोजन ऑक्साइड और 4 है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। 3 गैसें यहाँ पर है, 5 अन्य गैसों का नाम जो है कि आप जरूर बताएं। एक तो PM2, एक PM2.5 है, ठीक है, ओजोन है, ठीक है, अमोनिया है, लेड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन का मोनोऑक्साइड है, सल्फर का डाइऑक्साइड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, IAS प्री 2016 में सवाल पूछा गया, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट है, 2019 में लेटेस्ट शुरू हुआ है। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन अलग से दी है, आप लोग इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह से सवाल है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की श्रेणी 10 किससे प्रेरित होती है? तो क्या है दोस्तों? पैलेडियम से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आपके लिए जो है हमें जो है प्रोवाइड कराया है। RS RTS 1994 के प्री में सवाल पूछा गया, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लवर्षा से सवाल है। अम्लवर्षा से कई बार जो है कि लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पर सवाल देखिएगा, अम्लवर्षा नियंत्रित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्लवर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अम्लवर्षा आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है। अगर एक एक्सप्लेनेशन करने लग गया तो बहुत ज्यादा समय लग जाना है। तो सवाल हमारे पास बहुत ज्यादा है PYQ के रूप में और हमारे पास समय की ये कितनी सीमा है। ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अम्लवर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? सेम सवाल है, झारखंड PCS प्री 2013 में पूछा गया। अगर ये सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अम्लवर्षा में प्रदूषण वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ठीक है, जरूर आप जाके देखिए। तीसरा सवाल है, अम्लवर्षा के द्वारा होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होती है। मैंने यहाँ पर बार बार बता दिया कि एक ही तरह का सवाल देखिए PCS प्री 2013 में एक ही साल पूछा गया। IAS और PCS जो है कि झारखंड PCS में 2013 में सवाल पूछा गया और IAS प्री 2013 में भी ये सवाल पूछा गया। अम्ल वृष्टि का मुख्य कारण ये देखिए, जो है सीरियल से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अम्ल वृष्टि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल वृष्टि जरूर जाकर के आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए आगे फिर वही बातें हैं, अम्लवर्षा से बहुत ज्यादा सवाल बार बार आए हुए हैं और आप लोग जो है कि इन सवालों को पढ़ करके उनके उत्तर यहाँ पर दीजिए। देखिए बार बार सवाल अम्लवर्षा से पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर और देखिए, एक वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ये भी सवाल अम्लवर्षा से है, ठीक है। तो ये भी आप उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी सवाल अम्लीय वर्षा से। ये सवाल देखिए, भूगर्भ जल को दूषित करने वाले जैविक प्रदूषक कौन से होते हैं? तो आर्सेनिक होता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वर्षा वाला तो मैं आपको कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्षा का जो है कि इसको अच्छे से जाकर के आप समझिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? आप जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भूगर्भ जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो क्या होता है दोस्तों? औद्योगिक मलबे से चमड़ा उद्योग से सर्वाधिक प्रदूषण होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारणों में ये जो उद्योग होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। जल और मृदा दोनों प्रदूषित होती है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जल और मृदा एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन है, जल प्रदूषण का एक जो है कि कारक है। और यूट्रोफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा तो समय लगेगा। आपने यूट्रोफिकेशन के लिए दो जगह अच्छा जगह में पहले इकोसिस्टम पढ़ा, यूट्रोफिकेशन अच्छे से समझाया। देखिए, एक सवाल ब्लूम होता है यूट्रोफिकेशन के अंदर, जिससे जो घनित ऑक्सीजन रहती है उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, यही प्रक्रिया यूट्रोफिकेशन है। और आगे की प्रक्रिया अगर मैं आपको समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें आपको यूट्रोफिकेशन एक इमेज के माध्यम से बहुत सरल तरीके से हमने समझा रखा है। यहाँ पर देखिए, यूट्रोफिकेशन का ही पार्ट है। जल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण का सूचकांक है, तो जल में होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यूट्रोफिकेशन को ही हम सुपोषण कहते हैं। सुपोषण के अंदर जो है, सुपोषण से देखिए क्या लगातार सवाल जो है आपसे झमाझम पूछे जा रहे हैं। ये भी सवाल यूट्रोफिकेशन से ही संबंधित है, ये भी सवाल आपका यूट्रोफिकेशन से ही संबंधित है, ये भी सवाल आपका यूट्रोफिकेशन से ही संबंधित है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप प्लीज, आपसे बार बार गुजारिश करूंगा कि पूरी environment की प्लेलिस्ट जरूर देखिए, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये भी सवाल यूट्रोफिकेशन से ही है, सुपोषण से ही संबंधित है। ये भी आपका सवाल, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये कानपुर और इलाहाबाद के बीच पाया जाता है। और ये सवाल यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सवाल आपका, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल बन चुकी है? तो दामोदर नदी है, पश्चिम बंगाल की, बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड के खामारपाट से जो है कि हुगली में मिलती है। और इसके बारे में जो है काफी डिटेलिंग जो है यहाँ पे दी हुई है, पढ़ के समझ के। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक क्या है? प्रदूषण है, सर्वाधिक है कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल जो है का जवाब पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है आपका यहाँ पर यूपीएससी 2015 के प्री में पूछा गया कि भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में सवाल है। तो ये सवाल है, आप ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद उसको समझकर उत्तर दीजिए। और यहाँ हमने पूरी एक्सप्लेनेशन लगाई है, आप समझ करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हुई है? यूपीपीसीएस प्री 2018 में ये सवाल आया, काफी विवादित सवाल रहा। दो ऑप्शन इसमें सही बताए गए, एक ए गोमती नदी को और एक ए यमुना नदी को। यमुना नदी में भी प्रदूषण है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने यमुना नदी को मृत नदी घोषित कर दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग की उत्तर पूर्वी जो ऑफिशियल होती है, वो सिर्फ गोमती नदी को जानता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये सवाल आपसे रिपीट हो तो आप गोमती नदी को ही इस आंसर के अंदर रखें। नेक्स्ट सवाल है, से कौन भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो कौन कौन पाए जाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 5, सॉरी 5। तो आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, बेरिलियम है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप भारत के अंदर मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों स्थिति बहुत चिंताजनक है। भारत की लगभग 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर ही, यानी कि ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। शेष 15% जनसंख्या जो है खुले कुएं या जल के खुले स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है। भूजल के अंदर दोस्तों आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम जैसे भूजल भी हमारा बहुत प्रदूषण का शिकार है। तो इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसपी 2013 में सवाल आपसे पूछा गया। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है किससे? तो फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा होता है। यूपीपीसीएस मेंस 2016 के अंदर सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान में रखिए। देखिएगा और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है नॉकनी संरक्षण का, पढ़िए आगे बढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपका ठोस अपशिष्टों से है। ये जो है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार बातें की गई है। ISP 2019 में सवाल पूछा गया। और दोस्तों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के समय जब सॉलिड वेस्ट पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण वाले चैप्टर में, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में, तो हमने बहुत डिटेल में आपको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बताए हैं। जाकर के थोड़ा सा उन डिटेल्स को समझिए, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़िए। वैसे इसका जवाब है सी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें दोस्तों सवाल है कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारण या तत्व हो सकते हैं? तो देखिएगा ISP 2011 में सवाल पूछा गया। तीनों ऑप्शन सही हैं। जो आनंद मुख से पोषकों का प्रस्राव हो रहा है, मानसून में भूमि से जल प्रवाह हो रहा है, जलवाह हो रहा है, समुद्रों में उत्प्रवाह हो रहा है। सॉरी दोस्तों, पानी पीना पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? इम्पोर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी ये सवाल इम्पोर्टेंट है। लंदन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों समुद्री संगठन का गठन कब किया गया था? तो मैं आपको बता दूं 1948 में, 1948 में समुद्री संगठन, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसकी स्थापना जो है जनेवा में हुई। जनेवा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसके अंदर हुई थी। ठीक है, उस समय इसका वास्तविक नाम दोस्तों अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। फिर 1982 में इसका नाम बदल के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जो वर्तमान नाम है, उसका रख दिया गया। लंदन की ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। आपसे ब्रिटेन के लंदन में इसका मुख्यालय है, आपको बता दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। महासागरों के अंदर अम्लीकरण बढ़ रहा है, इस घटना को क्यों चिंता का विषय माना गया है? ISP 2012 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप थोड़ा सा समझ करके करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, महासागरों के अंदर लवणता जो है कि दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, इसके कारणों में कुछ घटनाएं जो है चिंताजनक स्वरूप लेती जा रही हैं। अगर महासागरों की बात करें तो इसमें अम्लीकरण के कारण जो है कैल्शियमी जो पादप प्लवक है उनकी वृद्धि हो रही है, और उत्तरजीविता जो है लाइवलीहुड, उस पर प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ेगा यदि महासागरों में अम्लीकरण बहुत तेजी से बढ़ता है तो। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जेट उड़ान इंपॉर्टेंट है। यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट में 2003 के प्री में पूछा गया ये सवाल। और नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के अंदर हमने आपको डेसिबल्स पढ़ाए हैं, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखिए, बहुत सारी चीजें आप लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित कर रहा है? तो ये 20 डेसिबल वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अब देखें तो पत्तियों की सरसराहट से 20 डेसिबल आती है। आप अगर फुसफुसा रहे हैं, आपस में बहुत लो वॉइस में बात कर रहे हैं, तो इससे 30 डेसिबल कम से कम ध्वनि आएगी। शांत कमरा है या कार्यालय है तो 40 डेसिबल ध्वनि होगी। सामान्य बातचीत आप करते हैं तो उस समय 60 डेसिबल की ध्वनि जो है निकलती है। ट्रक की आवाज से 80 से 85 और जेट इंजन की आवाज से 120। जेट प्लेन अगर उतरेगा तो 150 डेसिबल हो जाएगा, और रॉकेट अगर उड़ा आपका तो 180 डेसिबल की ध्वनि वहां से निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए एक इकाई होती है। कौन सी इकाई होती है? डेसिबल। मैं बार बार आपसे कह ही रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन मफलर बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। सवाल 2014 की यूपीपीसीएस प्री में आया। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे फिर से आपको सवाल पूछा गया यूपीपीसीएस प्री के मेंस के 2017 के अंदर। ठीक है, तो 2018 से जो है दोस्तों यूपीपीसीएस का मेंस जो है लिखा जाने लगा। जीएस वाला जो पोर्शन होता है, पहले इसी तरह से मेंस में भी सवाल आते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सवाल, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उपयुक्त सभी हो जाता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट,
ट्राइएजोफास के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है और यह रसायन किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कृषि में कीटकनाशी के रूप में हम इन सभी रसायनों का जो है इस्तेमाल हम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आईएएस प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आईएएस प्री 2019 में ही एक सवाल और पूछा गया। सवाल क्या है? तो ये 3 जो है कि ऑप्शन है और ये तीनों ऑप्शन सही है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? हम फसल चक्र पर बार-बार बात करते रहते हैं। फसल चक्र का क्या महत्व है दोस्तों? तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर फसल चक्र आप अपनाते हैं तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। ठीक है, साथ ही पोषक तत्वों और नमी का संतुलन रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो खरपतवार, कीट और रोगों पर भी आप कंट्रोल पाते हैं फसल चक्र को अपना करके। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यूपी आरओ 2016 में मेंस में सवाल पूछा गया, हो सकता है आरओ नजदीक है, फिर से ये सवाल आपसे रिपीट हो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यूपी पीसीएस टीआईसी में पूछा गया 2010 के अंदर, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी देखिए। 2 कथन है और ये कारण है, आपको बताना है कथन और कारण में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यदि दोनों सही है और वो उसकी व्याख्या कर रहा है तो आपको ए आंसर लगा देना है और आगे बढ़ चलना है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किस चीज से बनी होती है? इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर। यूपी पीसीएस प्री 2007 में सवाल आया, बहुत महत्वपूर्ण है सवाल दोस्तों। और इस तरह के सवाल आप लोगों को बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स आपके लिए होते हैं। फटाफट आप अगर इन सवालों का जवाब देते हैं तो आप 1 नंबर बड़े आराम से बना ले जाते हैं। यानी कि वैसे तो यूपी पीसीएस प्री में एक सवाल जो है दोस्तों 1 जो है 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, 1.5 नंबर के आसपास आप बना ले जाते हैं एक सवाल सही करके। निम्नलिखित में से कौन वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? प्लास्टिक नष्ट नहीं होती, बाकी सब बायोडिग्रेड हो जाता है। आरएएस में सवाल 1992 में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इनमें से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? किस चीज के क्षय होने से? तो प्लास्टिक के थैले से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जब प्लास्टिक प्रदूषण डिस्कस किया तो उसमें हमने इसकी बात बड़े ही आराम से, बड़े ही विस्तार से डिटेलिंग में की है, आप लोग जा करके उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी कि माइक्रोबिट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक माने जाते हैं माइक्रोबिट्स। ठीक है, माइक्रोबिट्स वाला जो सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सवाल को हल्के मत लीजिएगा क्योंकि ये आईएएस प्री 2019 के अंदर ये सवाल पूछा गया। नेक्स्ट सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास में औद्योगिक घटनाओं में सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक घटना है, इसलिए इससे हर साल लगभग एक आध सवाल आ ही जाता है। भोपाल गैस त्रासदी है, ये दोस्तों मिथाइल आइसोसिनेट इसको मिथाइल आइसोसिनेट को MIC लिखते हैं, MIC। ठीक है, इसी गैस का फुल फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको यही लिखते हैं। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना जो है हुई थी मध्य प्रदेश में। और सेम सवाल फिर से, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कौन सी गैस रिसी? तो मिथाइल आइसोसिनेट रिसी, उससे संबंधित जो है कि हमने कुछ डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। आप सेम सवाल है, आप देखते जाइएगा क्योंकि हर साल इस घटना से सवाल आया। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किस चीज से? तो नाभिकीय दुर्घटना है चेरनोबिल का। और चेरनोबिल संयंत्र कहाँ है? आप सब जानते हैं, यूक्रेन के अंदर। ठीक है, पहले जब 1991 से पहले यूक्रेन जब सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था तो ये घटना जो है 26 अप्रैल 1986 को जो है घटित हुई थी। 1986 को ये घटना घटित हुई दोस्तों। ठीक है, ये जो चेरनोबिल दुर्घटना संयंत्र है। ठीक है, सोवियत रूस के अंदर ये एक परमाणु केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषकों में हम आ चुके हैं और रेडियोधर्मी प्रदूषकों को हमने बड़े ही विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। आप लोग इसको जो है जरूर जाकर के वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़िएगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से 1, 3 और 4 सही हैं। आप लोग यहाँ पर डिटेल में चीज को देख लीजिएगा। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किस चीज का? तो ऊष्मीय प्रदूषण का। यहाँ पर थर्मल पोल्यूशन का एक कारक है नाभिकीय ऊर्जा। आप लोग ध्यान दे करके पढ़ करके आगे बढ़िए। दोस्तों इन सभी प्रदूषकों के निस्तारण की कुछ विधियों को हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो मुख्य रूप से
ऑयल जेपर और जैव उपचारण, दो विधियों को हमने डिस्कस किया था और दो विधियों से सवाल जो है कि दोस्तों आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, और इन दोनों विधियों पर बहुत डिटेल से हमने बात की थी। ऑयल जेपर वाला आंसर ए होगा, और सॉरी जैव उपचारण वाला और ऑयल जेपर वाला भी आंसर ये ए ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये पूरा डिस्कशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल जो है कि फिर से जो है वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है, तो लेड है, शीशा। आपसे बहुत पहले हमने ये बात डिस्कस की। शरीर में श्वास तथा खाने में पहुंचा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न होने वाले स्रोत कौन कौन से हैं, शीशे की विषाक्तता कहाँ से उत्पन्न होती है, ये सवाल आपको बताने हैं। तो इसमें 1 और 3 जो है प्रगलन इकाइयां और पेंट सही जवाब है। IAS प्री 2012 में ये सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आगे भी सवाल है, उसका जवाब आप लोग पढ़ के दे करके आगे बढ़िए। ठीक है, यूपीएससी 2017 में और यूपीपीसीएस 2012 में सवाल पूछा गया मिलान करने के लिए, और आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, मिलान करके आप पढ़ करके आगे बढ़ चलिए। और नेक्स्ट सवाल प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट से जो है बताना है, तो सी आंसर है, आप लगा दीजिएगा। ए का 4 होगा, ए का 4 हो जाएगा, सॉरी ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती कर बैठा, सी सवाल सही है, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का हो जाएगा, मतलब सामने सामने ही सारा कुछ सही है आंसर। यूपीपीसीएस 2008 के प्री में सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से अपघटनीय है, ये तो आप समझ गए होंगे, इससे संबंधित हम कई सवाल पूछ चुके हैं। बहुत लो हैंगिंग फ्रूट वाले सवाल होते हैं, आप आराम से करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रदूषक जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त होते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सभी चारों जवाब सही है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ए है आंसर, अर्जिमोन के बीज, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता रहता है। इंसरेटर्स ये क्या है दोस्तों, प्रयोग में किसके लिए किया जाता है, तो ये कूड़ा कचरा जलाने के लिए किया जाता है। पीसीएस प्री 2018 में सवाल आया यूपी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आईएएस प्री 2019 में सवाल आता है, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के संबंध में सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कहीं न कहीं पूछा जाएगा आगे भी, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं। यूपी बीईओ की परीक्षा होती है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया, और ये सवाल बहुत बेहतरीन है। इसका ऑप्शन सी होगा, तो आप मिलान करके देख करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट सवाल, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो क्लोरीन, आप सब जानते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2013 में इससे सवाल पूछा गया। यूपीपीसीएस प्री 2005 में सवाल पूछा गया, ये थोड़ा सा करंट से संबंधित है, आप लोग इसको करके आगे बढ़ चलिएगा। नेक्स्ट सवाल है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका होती है, सवाल का जवाब ए सही है, जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। ए यानी कि ऑप्शन केवल एक सही होगा। आईएसपी 2012 में सवाल पूछा गया। नेक्स्ट सवाल है, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु क्या होता है, तो हम ओजोन, क्लोरीमीन और क्लोरीन ऑक्साइड ये सब मिलाते हैं, और ये डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है, आप लोग पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आईएसपी 2018 में सवाल पूछा गया कि नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, तो क्या क्या होगा। एक तो नदी में लवणता में कमी बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, भौम जल का प्रदूषण होगा, और भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, तो ए और 1 और 2 और 3 सवाल सही है, बिल्कुल बी आंसर होने वाला है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया कब, तो 1985 में। डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है। अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम बदल के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 में, सवाल आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2014 में दोस्तों समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया नमामि गंगे, और नमामि गंगे योजना जो है कि आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ,
तो फरवरी 2009 में हुआ, इंपॉर्टेंट है। यमुना एक्शन प्लान का औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ दोस्तों 1993 में। शेष डिटेलिंग दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से नेक्स्ट सवाल ISP 2014 में आया कि गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभावित कारण हैं? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, 1, 3 और 4 जो है कारण सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल 2009 में आया, 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया गया, तो क्या 2009 में बना? तो दोस्तों सी राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण बना है 2009 के अंदर। PCS 2013 के छत्तीसगढ़ में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया। तो दोस्तों अभी तक हमने PYQs बहुत अच्छे से डिस्कस की। अब दोस्तों पर्यावरणीय प्रदूषण वाले चैप्टर से संबंधित हमने कुछ अपने तरफ से सवाल यहाँ पर दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक एक करके वीडियो को पॉज करते चलिए, सभी सवालों को करते आगे बढ़िए, और हमने आपकी सुविधा के लिए लास्ट में यहाँ पर आंसर भी सभी सवालों के प्रोवाइड करा रखे हैं। आप लोग जो है इनको देख करके अपने अपने सही उत्तर का मिलान करके सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़िए। आपकी सुविधा के लिए पहला सवाल मैं आपसे करे देता हूं। पहला सवाल है, वायु प्रदूषण से संबंधित कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो सी सही है। PM 2.5 का स्तर स्वास्थ्य पर PM 10 की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव डालता है। तो ये प्रदूषक हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, PM 2.5 और PM 10। ठीक है, इससे सवाल था, जवाब आपके लिए रेडी है, इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग करके आगे बढ़िए। इसी तरह से तीसरा सवाल, सातवां सवाल, और क्रमों से आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, और PM 2.5 और 10 से भी सवाल पूछे गए हैं, करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल SPM से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके आगे बढ़िए, यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह से SPM से ही है, क्योंकि SPM इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग करिएगा। जल प्रदूषण से आपके लिए सवाल है, ये भी आप लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम मैंने बहुत अच्छे से जो है वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, आप लोग करके आगे बढ़िए। गंगा नदी सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा योजना चलाई गई नमामि गंगे, इस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पिछले भी समय में पूछा गया है। नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे रसायनों के अत्यधिक संचय के कारण जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? मैंने आपसे इस प्रक्रिया के बारे में अभी भी डिस्कस किया, और क्लासेस में भी हमने डिस्कस की है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सवाल, भारत की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए कौन सा संगठन बना? फिर जैव आवर्धन से हमने सवाल पूछा। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या होता है? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की समस्या क्या है? ये सभी सवालों को आप वीडियो को रोक करके और आंसर देख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। और सवाल और भी आ रहे हैं। समुद्री प्रदूषण के निवारण के लिए एक संधि बनी है, बेसल कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है, सॉरी मार्पोल संधि, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मार्पोल संधि है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से ब्लू इकोनॉमी का क्या उद्देश्य है? ठीक है, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना ही और उनसे मनी जनरेट करना, यही ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 से हमने जो है PYQ भी देखा, और हमने बहुत डिटेलिंग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को डिस्कस किया है, आप लोग वहां से जो है कि कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रैक्टिस के लिए आपके सवाल लगाए गए हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए मीना माटा रोग से संबंधित सवाल, ई कचरे से संबंधित सवाल, ठोस अपशिष्ट की जो 3R पद्धति होती है उसको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के लिए, उससे भी सवाल हैं। मृदा प्रदूषण से आपसे सवाल हैं। साथ ही आपको मृदा प्रदूषण से काफी डिटेल में हमने खूब बात की हुई है, आराम से आप सवालों को हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है जो मृदा प्रदूषण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? बेसल कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मृदा प्रदूषण से और भी सवाल यहाँ पर, ग्रीन रिवोल्यूशन से सवाल, हरित क्रांति से सवाल यहाँ पर आया हुआ है, और हरित क्रांति ने किस चीज को प्रभावित किया? 1966-67 के दौरान जो है भारत में अनाज की समस्या से भुखमरी को दूर करने के लिए 1996 और 67 में हरित क्रांति लाया गया। वैसे तो हरित क्रांति 2 पार्ट्स में है, हमने ग्रीन रिवोल्यूशन पर जब आगे बात करेंगे तो हम वहां से चीजें देखेंगे। कौन सा तत्व भारी धातु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा? सीसा,
पीबी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सवाल आपसे जो है कि बहुत अच्छे-अच्छे आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ हमने बनाए थे। आप आराम से जो है कि सवालों को, वीडियो को आराम से पॉज़ कर के आगे बढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को शानदार बना दीजिए। दोस्तों, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित जो भी सवाल और पीवाईक्यूज आपके लिए लाना था, हमने लाया। सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको इसमें कुछ सुधार चाहिए, उसके भी फीडबैक यदि आप प्रोवाइड कराते हैं, तो हम आपके लिए जो है कि उस सुधार को ज़रूर लेकर आएँगे। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है कमी आपके लिए ना छोड़ी जाए, क्योंकि हम बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण वाला चैप्टर होता है खत्म। अब हम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से ही संबंधित होने वाला है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आगे हम बहुत शानदार तरीके से आपको एनवायरमेंट और भी पढ़ाने वाले हैं। तब तक प्लेलिस्ट आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।